चलिए बच्चे, सो नेक्स्ट इन डेज देखते हैं बच्चे। छोटे छोटे करने का आज मन बनाया है। सो नेक्स्ट करते हैं हम इन डेज 40। कौन सा है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन डेज 40 यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो इसमें तो कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग which is held for the purpose of earning income in the form of rentals or capital appreciation or both, and which is not held for use. So जिसको हमने हेल्ड किया होता है, किराया आ जाए या कल को रेट बढ़ जाए इसको बेच देंगे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर हमने पढ़ा हुआ है इसका इनिशियल रिकॉग्निशन होता है कॉस्ट पे, और कॉस्ट निकालनी पड़ती है, आपको पता है वो पीपी में भी निकालते थे। तो और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होता है एज पर इंड AS 16 कॉस्ट मॉडल, और फेयर वैल्यू मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल इंड AS प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अलाउड नहीं है। हाँ, एक बात हमने और पढ़ी हुई है कि हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है किसका? फेयर वैल्यू का, कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसका रिवैल्यूएशन मॉडल तो आप लगा नहीं सकते, बुक्स में रिवैल्यू नहीं कर सकते, पर उसका फेयर वैल्यू आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। सो इसका जो क्वेश्चन है वो एक ही है, और वो भी स्टडी मटेरियल में कुछ भी नया नहीं है। ये क्वेश्चन रिसेंट RTP का सम है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डिस्क्लोजर्स का सम है। क्वेश्चन कह रहा है जो समझ में आता है कर दो, इसलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी है। तो मैंने अनसॉल्व ही रखा क्योंकि मुझे कराना ही था, सो मैंने इसको अनसॉल्व के रूप में ही पेश किया है। आइए जी, सो इंड AS 40 करते हैं। कौन सा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। सो एक ही क्वेश्चन करना है, वो भी RTP का सम है। पढ़िए जी। शौर्य लिमिटेड ओन्स बिल्डिंग A which is specifically used for the purpose of earning rental। तो जो अर्निंग रेंटल के लिए ही है, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली। द कंपनी हैज नॉट बीन यूजिंग द बिल्डिंग A और एनी ऑफ इट्स फैसिलिटीज फॉर इट्स ओन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। हेल्ड फॉर यूज वो नहीं है, हमने रेंटल के लिए ही रखा हुआ है। द कंपनी इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज टू सेल द बिल्डिंग इफ इट गेट्स द रीजनेबल अमाउंट इन कंसिडरेशन। सो वो तो अब बात ही क्लियर हो चुकी है, हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन। सो पता लग गया कि बिल्डिंग A क्या है? एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर बिल्डिंग A फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सो बिल्डिंग A का डाटा दिया हुआ है। बिल्डिंग A वॉज परचेज्ड 5 years अगो एट ए कॉस्ट ऑफ 10 करोड़, और लाइफ है उसकी 20 साल। द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इनिशियल रिकॉग्निशन 10 करोड़ पे हुआ होगा, तो क्या हर साल डेप्रिसिएशन लगेगी? यस, कॉस्ट मॉडल यही तो कहता है कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा इनिशियल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो स्ट्रेट लाइन मेथड पे वो डेप्रिसिएशन लगा रहा है। ये था जी बिल्डिंग A। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन अनदर बिल्डिंग B। उसने एक और बिल्डिंग भी खरीदी है with the purpose to hold it for capital appreciation। तो क्या बिल्डिंग B भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? यस। द प्रॉपर्टी वॉज परचेज्ड ऑन 1/4/19, इसी साल खरीदी है, एट अ कॉस्ट ऑफ 2 करोड़। लाइफ है उसकी 40 साल। बिल्डिंग A की थी 20 साल, इसकी है 40 साल। एज यूजुअल द कंपनी फॉलोज द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहां भी उसने स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ही लगाया है। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर 1920 द कंपनी अर्नड ऑब्लिग इनकर्ड द फॉलोइंग डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू बिल्डिंग A एंड बिल्डिंग B। तो और भी आगे उसका कुछ जानकारियां दी हुई हैं। रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग A, रेंटल इनकम फ्रॉम बिल्डिंग B, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, फी एंड टैक्सेस, ग्राउंड रेंट, रिपेयर, लीगल कमीशन, ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सपेंसेस। अब बच्चे सीधा रेंटल थोड़ा मिल जाता है, कुछ ना कुछ तो खर्चे भी हमें करने पड़ते हैं।
द कंपनी डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट द बिल्डिंग, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ए एंड बी, फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ Ind AS द मैनेजमेंट सॉट एन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट फ्रॉम द स्पेशलिस्ट सो एज टू असर्टन द फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी। मैंने अभी बोला था कि Ind AS कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रिवैल्यूएशन तो नहीं कर सकते, पर आपको उसके फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। वो कह रहा है Ind AS को कंप्लाई करने के लिए हमने फेयर वैल्यू निकलवाई है, किससे? इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ली है। द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हैज वैल्यूड द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द वैल्यूएशन मॉडल रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमेटी। सवाल कहीं और ही चला गया। वो कह रहा है उसने फेयर वैल्यू निकालने के लिए मॉडल यूज किया है जो इंटरनेशनल कमेटी द्वारा रिकमेंडेड है। कौन सा मॉडल है? वही जो Ind AS 113 में है। कौन से हैं? सबसे मशहूर तो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, एक है नेट एसेट मॉडल, और एक होता है जिसको हम रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच बोलते हैं। फेयर वैल्यू हैज बीन कंप्यूटेड बाय द मेथड बाय स्ट्रीमलाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, नेमली डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। अब सवाल ये क्यों बता रहा है? वो कह रहा है मैंने फेयर वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल यूज किया है। वो Ind AS 113 के भी डिस्क्लोजर्स करवाएगा आपसे। मैंने बोला ना बच्चे, FR एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 Ind AS का एप्लीकेशन आपको दिख जाता है। तो वो Ind AS 113 के भी डिस्क्लोजर्स आपसे करवाने वाला है। अदर की इनपुट्स फॉर वैल्यूएशन, अब याद है आपको कि Ind AS 113 में हमने पढ़े हुए हैं कि इनपुट्स कौन से होते हैं? ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, नॉन ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो सारे डिस्क्लोजर्स करवाएगा आपसे। वो कह रहा है जो वैल्यूएशन करी है उसके ये इनपुट्स हैं। द अदर की इनपुट्स फॉर वैल्यूएशन आर एज फॉलोज। एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ पर स्क्वायर फीट फॉर द पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेंज ऑफ 50-60। It is further expected to grow at the rate of 10% per annum for each of the 3 year. Weighted average discount rate is 12 to 13। एक्चुअली उसने वैल्यूएशन कैसे करी है? जो भी आपको आगे रेंट मिलने हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू। Assume that the fair value of property based on discounted cash flow method is this। लो फेयर वैल्यू तो दी हुई है सवाल में 10.5 दोनों की प्रॉपर्टीज। तो सर ये क्या था कि रेंट हमने इतना माना है? ये डिस्क्लोजर है बच्चे, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि फेयर वैल्यू तो 10.5 की दी हुई है। करना क्या है? What would be the treatment of building A and building B in the balance sheet of Shaurya Limited? बैलेंस शीट बना के दिखानी है। प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्लोजर, सारे डिस्क्लोजर भी देने हैं, एंड कंप्यूटेशंस इन लाइन विद द रेलेवेंट Ind AS। जो जो डिस्क्लोजर बनते हैं सारे डिस्क्लोजर देने हैं। Treat it as if you are preparing a separate note or schedule of the given assets in the balance sheet। इस लाइन का आपके लिए कोई इतना अर्थ नहीं है, क्योंकि वो ऊपर लिख चुका है कि आपको सारे के सारे डिस्क्लोजर्स भी देने हैं। सो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, समझ नहीं आएगा करना क्या है, ये प्रॉब्लम है इस सवाल में। क्या मांगा है सब क्वेश्चन ने? वो कह रहा है बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर बताओ, तो डिस्क्लोजर तो कॉस्ट मॉडल पे हो जाता है, और फिर नोट्स टू अकाउंट्स के डिस्क्लोजर बताओ। पीएल का भी डिस्क्लोजर लगेगा, प्लस Ind AS 113 के भी सारे के सारे वैल्यूएशन से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इसमें लगेंगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया जा रहा कि मुश्किल है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। ये क्वेश्चन कराया जा रहा है कि अगर ये आता है तो पेपर में पता ही नहीं लगेगा कि करना क्या है, बिकॉज वो तो सिंपल कह के चला गया कि व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी इन द बैलेंस शीट। अगर आप बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी का ट्रीटमेंट बता दो बस। अब ट्रीटमेंट क्या करना है, कैसे बताना है, वो सब बात करेंगे, और डिटेल्ड डिस्क्लोजर दे दो एज पर द रेलेवेंट Ind AS। जो भी Ind AS के डिस्क्लोजर्स बनते हैं वो सारे के सारे डिस्क्लोजर्स दे। चलिए आइए फिर अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 3 चीजें बनानी है जिसमें, एक तो बैलेंस शीट बनानी है, एक पीएल बनाना है, और एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स में बेसिकली Ind AS 113 के जो डिस्क्लोजर्स हैं वो ज्यादा बनेंगे। पर पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों की दोनों क्या हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं। लिखिए जी, एज पर Ind AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज
Investment property means land, building, land and building held for the purpose of earning rentals or for capital appreciation. As per Ind AS 40, investment property is initially recognized at cost. At every balance sheet date, investment property is recorded as per cost model of Ind AS 16. So cost model के अकॉर्डिंगली ही जाएगा. Further, fair value of investment properties need to be disclosed in notes to accounts. Fair value of investment properties need to be disclosed in notes to accounts. तो ये हो गया हमारा relevant provision. In the given case, since both property A, building A and building B, both building A and building B is held for earning rental income. Hence, both buildings will be considered as investment properties. Both buildings will be considered as क्या? Investment properties. क्लियर है? तो आइए पहले बैलेंस शीट में बनाते हैं. सो बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाता है? नॉन करंट एसेट्स में सेपरेट हेड बनाया जाता है. किसका? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का. तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमें बताना पड़ता है इसका ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन और क्लोजिंग बैलेंस. सिमिलरली इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगी उसका ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस और ग्रॉस ब्लॉक और नेट ब्लॉक, सॉरी, है ना. सो आइए नोट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. सो मेन ये क्वेश्चन में यही है कि नोट्स कैसे बनाने हैं बस. अदरवाइज तो ये क्वेश्चन में कुछ सीखने वाला तो नया नहीं है. मेन सिर्फ इतनी सी बात है कि नोट्स कैसे बनाने हैं. तो सबसे पहले आएगी ग्रॉस अमाउंट बिना डेप्रिसिएशन के. तो ग्रॉस अमाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस. तो साल के शुरू में तो हमारे पास सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, बिल्डिंग ए.
दैट इज 20 करोड़, नहीं, बिल्डिंग ए 10 करोड़, 10 करोड़ की थी, रुपीज इन करोड़, साल के शुरू में। फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर एडिशन किया, बिल्डिंग बी खरीदी, और बिल्डिंग बी कितने की खरीदी, आई थिंक 20 करोड़, नहीं 2 करोड़। तो बिल्डिंग बी खरीदी 2 करोड़, तो इसका मतलब आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया कितना, 12 करोड़। तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, यही पड़ा है ना कि ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस दिखाना होता है, जाके चेक करिएगा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंड AS 40। तो सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालोगे, तो बिल्डिंग ए आपने 5 साल पहले खरीदी थी 10 करोड़ की, और 20 साल उसकी लाइफ थी, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5, तो 2.5 करोड़ ओपनिंग बैलेंस हो गया। एडिशन, इस साल की डेप्रिसिएशन, तो इस साल 10 डिवाइड बाय 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाय नई प्रॉपर्टी की लाइफ कितनी थी, 40 ईयर्स, 2 डिवाइड बाय 40, सो 2 डिवाइड बाय 40 प्लस 0.5, सो 0.55। इसी तरह निकालोगे ना डेप्रिसिएशन, और ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस 3.05। तो ये है आपका नेट बैलेंस, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बैलेंस आ गया। सो 12 माइनस 3.05। सो ये पढ़ा तो बहुत था कि ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस, ये पीपी में भी था, ये इंटेंजिबल एसेट इंड AS 38 में भी था, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी था, ये आपके एग्रीकल्चर में भी है। सो जहां जहां एसेट्स आते हैं वहां वहां ये डिस्क्लोजर देना होता है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां हमने देख लिया कि ये किस तरीके से दिया जाएगा, 8.95। क्लियर हो गया। इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस सब कुछ दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, सो रेंटल इनकम को हम ज्यादातर अदर इनकम दिखाते हैं, हम सीधा रेंटल इनकम ही लिख देंगे ताकि पंगा ही ना पड़े, क्योंकि ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो नहीं है ना। तो रेंटल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, कितना रेंटल है, 75 लाख प्लस 0.25, 1 करोड़ है ना। सो 0.75 प्लस 0.25, 1। तो अगेन हम बना रहे हैं रुपीज इन करोड्स। क्लियर होगी बात, समझ आ गया। अब इसमें से बहुत सारे खर्चे दिखाने, माइनस। अब चाहो तो आप खर्चे अलग अलग नाम लिख के भी बता सकते हो, कि सबके नाम अलग अलग लिख के बता सकते हो, मैं इकट्ठे दिखा रहा हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से। आप अलग अलग नाम लिख के भी बता सकते हो। तो 0.05 5 लाख, प्लस 0.01 1 लाख, प्लस 0.025 2.5 लाख, प्लस 0.015 1.5 लाख, 2 लाख 0.2, ये ना मैं लैक्स में लिख देता हूँ, बाद में करोड़ बना दूंगे, हमें पंगे वाला काम ना हो जाए। सो 5 प्लस 1 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 1। सो 5 प्लस 1 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 3, 13 लैक्स। तो 13 लैक्स आ गया 0.13। और इसके अलावा इस पे डेप्रिसिएशन जो अलग से दिखाना पड़ता है,
मैं फिर कह रहा हूं आप खर्चे अलग अलग भी दिखा सकते हैं। डेप्रिसिएशन इस साल की ये रही 0.55, इस साल की दिखाओगे ना, ओपनिंग बैलेंस तो पिछले सालों में आ चुका है। सो ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। सो 1 माइनस 0.13 माइनस 0.55, सो दिस इज 0.32। क्लियर है? अब नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में जो जो लिखा है हम सब कुछ लिख डालेंगे। भाई इतना सही क्वेश्चन है कि वो कह रहा था जो जो आप बना सकते हैं वो आप इसके रिगार्डिंग बना के दिखा दीजिए। सो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले तो हमें फेयर वैल्यू बतानी पड़ेगी। नंबर 1, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इज कितनी है? 10.5 करोड़। सो इंड एस 40 का कार्यक्रम तो खत्म। अब बचे हुए नोट्स लगेंगे इंड एस 113 के कि आपने ये फेयर वैल्यू निकाली कैसे है। नंबर 2, वो कह रहा था किसने निकाली है ये फेयर वैल्यू, पढ़ो जरा। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने निकाली है और एज पर द उसने मॉडल यूज किया है इंटरनेशनल वैल्यूएशन कमेटी का। ठीक है ना? सो लिखो फेयर वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय, सर ये सारा कुछ लिखना होता है, सारा कुछ बताना होता है कि फेयर वैल्यू कैसे निकाली है। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर यूजिंग DCF मॉडल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, एज रेकमेंडेड बाय इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमेटी, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमेटी। अब इसने क्या क्या कंसिडर किया है वैल्यूएशन के लिए? इसने कंसिडर किया है रेंट को, है ना, कौन कौन से इनपुट्स यूज करे गए हैं। So, the inputs used are, एक तो वो कह रहा था हमने रेंटल्स को यूज किया है ना, रेंटल ग्रोथ रेट जो कह रहा था हमने ग्रोथ रेट कंसिडर किया है। रेंटल वो 50 से 60 रुपए की रेंज में उसने लिया है, फिर ग्रोथ रेट 10% लिया हर 3 साल का, एंड डिस्काउंट रेट। सो एक मैट्रिक्स बना के देना होता है डिस्क्लोजर का, तो वो डिस्क्लोजर मैट्रिक्स मैं आपको बनवा देता हूं। तो सबसे पहले उसमें हमें बतानी होती है कि आपने वैल्यूएशन टेक्निक कौन सी यूज करी। बच्चे हम इतने ना डिस्क्लोजर FR के पेपर में करते नहीं है, ये क्वेश्चन GFRS से लिया है इन्होंने, वहां डिस्क्लोजर के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां हम स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर्स के ऊपर चर्चा भी करते हैं। FR में डिस्क्लोजर्स के ऊपर ज्यादा चर्चा है नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेना है। सो वैल्यूएशन टेक्निक यूज करी गई है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। फिर होता है ऑब्जर्वेबल इनपुट्स है कि अनऑब्जर्वेबल है? अनऑब्जर्वेबल है। ये जो रेंट लिया गया है 50 से 60 रुपए का, वो कहीं से ऑब्जर्वेबल थोड़े ना है, तो अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। पहली इनपुट कौन सी है? एस्टिमेटेड रेंटल पर स्क्वायर फीट, एस्टिमेटेड रेंटल ऑफ 50 to 60 पर स्क्वायर फीट। दूसरा रेंट ग्रोथ रेट पर एनम 10% फॉर एवरी 3 years। रेंट ग्रोथ रेट कितना है? 10% फॉर एवरी 3 years। आपको करके नहीं दिखानी वैल्यूएशन, कैसे करोगे? 50 लोगे कि 60 लोगे? कह रहा है इस रेंज में हमने लिया, वैल्यूएशन तो दी हुई है उसने 10.5 करोड़। और लास्ट आपने डिस्काउंट रेट यूज किया है 12 से 13%।
ये क्वेश्चन में वो चाहता ही था कि आप सिर्फ डिस्क्लोजर्स दें, वो कोई कैलकुलेशन आपसे चाहता ही नहीं था इस सवाल में, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन बनाया गया कि ये तो बताया गया कि इनपुट्स कौन से यूज करे गए हैं, पर कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, कैलकुलेशन करके दी हुई है सवाल में। ठीक है, दैट्स इट। सो ये डिस्क्लोजर्स जो थे ये आपके इंड AS 113 के डिस्क्लोजर्स थे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये GFRS से कॉपी किया गया सवाल है, आ सकता है पेपर में, बिकॉज ऑलरेडी RTP का पार्ट बन चुका है। चलिए लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए जी, सो आराम से इसको पॉज करके लिखिएगा। सो आज हमने छोटे छोटे 3 इंड AS डिस्कस कर लिए हैं। सो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।